गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये प्लांट्स की अगली कैटेगरी है। तो इनमें क्या हमें एडवांसमेंट देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो सीड डेवलपमेंट है या सीड हैबिट है वो पहले से ज़्यादा डेवलप हो गई है। सीड्स हैबिट फॉर्म होनी शुरू हो जाती है टेरिडोफाइट्स में। जब हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी प्लांट को रहना है तो उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि पेरिनेशन कर सके, यानी एडवर्स कंडीशन में, हार्श एंड ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। तो वो काम करते हैं वहाँ पर स्पोर्स, और यहाँ पर बन जाते हैं सीड। अब सीड क्या होते हैं? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जिनके चारों तरफ क्या है, बाहर लेयर्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, सीड कोट कहते हैं। ठीक है। अब तो जिम्नोस्पर्म्स की एक विशेषता तो ये है कि इनका जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के चारों तरफ कोई भी ओवरी की वॉल नहीं होती, यानी कि ओव्यूल नेकेड होता है। ओव्यूल फर्टिलाइज होकर बनता है सीड, इसीलिए इनके केस में सीड भी नेकेड होते हैं, यानी कि सीड भी बाहर से ऑब्जर्व हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। फोर्थ लाइन में लिखा है, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज ऑन टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, यानी कि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती एक्सेप्ट सिकोया। सिकोया का जो एग्जांपल दिया है वो टॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज़ है। इनमें टैप रूट्स होती हैं और रूट्स का एसोसिएशन दो तरह से होता है। फंगस के साथ जब एसोसिएशन होगा तो उसको कहते हैं माइकोराइजा, बिकॉज माइको मीन्स होता है फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स। फंगस क्या करती है? रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रूट्स की एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा एसोसिएशन लिखा है इन्होंने एल्गी के साथ। अब एल्गी के साथ जो एसोसिएशन है उसमें इन्होंने लिखा है, साइनोबैक्टीरिया के साथ, फाइकस के केस में साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन हायर प्लांट की रूट्स के साथ जब बनाते हैं तो उस तरह की रूट्स को नाम देते हैं कोरल रूट या कोरेलॉइड रूट। इन रूट्स की नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास क्या विशेषता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दिए उन्होंने स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, और ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों के एग्जांपल दिए, साइकस, पाइनस और सिड्रस। इनके नाम देख के हमें पता लग रहा है साइकस, पाइनस, सिड्रस ये सब पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट हैं, यानी कि इनकी जो एबंडेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड एरियाज में होता है। इसके बाद लीव्स सिंपल या कंपाउंड दोनों तरह की हो सकती हैं, पिन्नेट भी हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड का मतलब ये है कि अगर जो हमारी ब्रांच है उस पर लीव्स इस तरह से लगी हुई है तो हम इन्हें क्या कहते हैं, अब हम इन्हें कहेंगे सिंपल लीव्स। ठीक है। और अगर कंपाउंड लीव देखना हो तो कंपाउंड लीव का मतलब होता है कि उसमें कंपाउंड के केस में यहाँ पर लीफ नहीं होती, उन्हें कहते हैं लीफलेट्स। अब तुम कहोगे कि तो देखने में एक जैसी लग रही है, इसका फर्क कैसे पता लगता है कि जो रियल में पत्ती होती है उसमें इस तरह से इंसिजन्स बने होते हैं, है ना। पत्ती के बीच में एक मिडरिब होती है और इस तरह से ये वेन्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जो लीफलेट होती है उसमें क्या होता है कि जो इंसिजन्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। उस केस में लीफ कैसी हो जाएगी? इस तरह से। ठीक है। तो वो किस में ब्रेक हो जाएगी? लीफलेट्स में। और लीफलेट्स की पहचान ये होती है कि उनके अंदर ना तो मिडरिब होती है ना वेन्स होती है। तो ये जो लीफलेट्स हैं इनमें मिडरिब और वेन नहीं होंगी, ये लीफ होंगी क्योंकि डायरेक्ट किससे जुड़ी है? टहनी से। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंड और सिंपल लीफ का डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स उन लीव्स को कहते हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट होती है, ऑल्टरनेट, एक इधर और एक इधर। इस तरह की लीव्स को पिन्नेट लीव्स कहा जाता है। पिन्नेट का जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं पामेट लीफ। पामेट लीफ के केस में लीव्स इस तरह से अरेंज होती है। ठीक है। इस अरेंजमेंट को पामेट कहते हैं।
क्योंकि हमारी जो पाम होती है PALM, पाम में उंगलियां एक ही साथ अटैच्ड है, ठीक है। और जबकि पिन्नेट में क्या है, पिन्ना कहते हैं कान को। हमारे कान क्या है, एक इधर है एक इधर है, जैसे यहाँ लिखाई है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हार्श कंडीशन में, यानी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में और विंड में भी रह सकती हैं, क्योंकि इनकी नीडल जैसी जो पत्तियाँ हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वो ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा है। क्या होता है थिक क्यूटिकल, यानी कि लीफ का जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत ही थिक सब्सटेंस से बना है, जिससे कि क्या है, वाटर का लॉस नहीं हो पाता। और जो स्टोमेटा हैं उसके वो अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, तो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाते, एयर वहाँ से मॉइस्चर नहीं ले जा पाती, तो इसको कहते हैं रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब बात आती है नेक्स्ट पेज पर, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, रिप्रोडक्शन के लिए इन्होंने लिखा है कि 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, छोटे भी और बड़े भी। छोटे स्पोर्स को कहेंगे माइक्रोस्पोर्स, जो कि असल में मेल स्पोर्स हैं, और बड़े स्पोर्स इनको कहेंगे मेगास्पोर्स, जो कि फीमेल स्पोर्स हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। मेल स्पोर्स पाए जाएंगे मेल कोन में, फीमेल स्पोर्स पाए जाएंगे फीमेल कोन्स में। ये दोनों कोन्स एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं, वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। इनका जो अरेंजमेंट होता है स्पोर्स का, वो इस तरह से होता है कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल पर, ठीक है। ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपने ऊपर स्पोर को कैरी करते हैं, उन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है, बिकॉज फिल का मतलब लीफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है अरेंजमेंट का, स्पोरेंजिया। Spores are present inside sporangia, and sporangia are present on sporophyll, और स्पोरोफिल के अरेंजमेंट को कहते हैं हम कोन्स या स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, ये अरेंजमेंट की सीक्वेंस है कि स्पोर्स मेल या फीमेल वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे स्ट्रक्चर पर, जिसको स्पोरोफिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि स्पोर्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर है ये स्पोर्स, और स्पोरोफिल कहते हैं उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर ये अटैच होता है। इस तरह के कितने ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरोफिल के अरेंजमेंट को हम कोन्स कहते हैं, है ना। और वो कोन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं। ये अरेंजमेंट कुछ दिन पहले मैंने कोन्स से पहली बार समझाया था, तब बताया था। इसके बाद आते हैं आगे, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू अ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें जो गैमेटोफिटिक फेस होता है, जिसे हेप्लॉइड फेस कहते हैं, वो बहुत कम सेल्स में ही लोकेटेड होता है। मेल गैमेटोफाइट को कहते हैं पॉलन ग्रेन। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि गैमेट कैरी करे, उसे गैमेटोफाइट कहेंगे। बिकॉज गैमेटो मतलब गैमीट, फाइट मतलब प्लांट का वो पार्ट जो गैमीट कैरी करे वो होगा गैमेटोफाइट। और इन प्लांट्स के केस में मेल गैमीट को कैरी करने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलन ग्रेन। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, वहाँ भी पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को कैरी करता है। इसके बाद दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया असल में क्या है, वो असल में ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैंने कहा था स्पोरेंजिया। वो स्पोरेंजिया वो चीज होती है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं।
The cones bearing megasporophyll with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili। अब ये बताने लगे फीमेल कोन के बारे में। मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे कि पाइनस के केस में और साइकस के केस में दोनों अलग अलग में होते हैं, मेल और फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? सपोज करो कि ये फीमेल गेमेटोफाइट है और इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं जो इसे न्यूट्रिशन देते हैं उनको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस न्यूट्रिशन देने वाले सेल्स, और ये फीमेल गेमेटोफाइट है जिसके अंदर डेवलप होगा एग, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। अब देखो न्यूसेलस के ही सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस से बनेंगे 4 मेगास्पोर, उनमें से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, एक उनमें से बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको कि हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, इस तरह से ओव्यूल बनता है। ये जो मैंने यहाँ बनाया है इसको जरूर देख लेना। शुरू में जो 1 सेल लिखा है वो एक सेल असल में न्यूसेलस का सेल था, कोई भी एक सेल जो कि आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो इसके बाद बाहर की तरफ क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप भी प्रेजेंट होते हैं। The ovules are borne on megasporophyll, which may be clustered to form the female cones. Megaspore mother cell divides meiotically to 4. One of the megaspore enclosed within form the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और female sex organs. तो इस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स या आर्कीगोनिया। उस सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या होंगे? उसके अंदर प्रेजेंट होंगे फीमेल गेमीट यानी कि एग। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। इसके बाद नेक्स्ट, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसका मतलब जैसे वहाँ हम देखते हैं कि जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो उसके बाद उससे एक गेमेटोफिटिक स्टेज निकलती है, और इस यानी कि हैप्लॉइड स्टेट, या फिर हैप्लॉइड फेस जो होता है वो एक अलग फेस होता है जो कि या तो डोमिनेंट होगा या फिर वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसकी अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है जो हैप्लॉइड फेस है, जिसे कि हम गेमीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन अगर हैप्लॉइड है या एग अगर हैप्लॉइड है तो वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता प्लांट से अलग, ये बात वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, यानी कि वो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट से अलग वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पोलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, जैसे कि हम इनमें ग्रीन प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं। एयर करंट से कैरी होता है ना, ओव्यूल्स की ओपनिंग के पास आएगा, पोलन ट्यूब कैरी करेगी मेल गैमेट्स को आर्कीगोनिया की तरफ, और उसके बाद आगे चल के क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ये सारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम किस में देखते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि पोलन ग्रेन्स एयर करंट्स के थ्रू आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, यानी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, फिर मेल गैमेट किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट के पास, वहाँ दोनों का फ्यूज़न होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन, और उससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट फिर फ्यूचर में क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये सब चीज़ें किस में हो रही थी? ये ओव्यूल के अंदर हो रही थी, क्योंकि एग भी ओव्यूल के अंदर ही था। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा सीड। बस फर्क कितना ये होगा कि वहाँ पर उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट बनता है, क्योंकि ओवरी की वॉल सारे ओव्यूल्स को घेरे रहती है, यहाँ ऐसी कोई वॉल नहीं होती, तो सीड्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी नेकेड बाहर से एज इट इज़ दिखते रहते हैं।
देखो फिगर 3.4 में इन्होंने साइकस, पाइनस और जिंगो के एग्जाम्पल्स दिए। ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक, थैंक यू।